एक ऐसा इंसान जिसकी जड़ें कम्युनिज्म में हो, वो सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम बेन हॉरोविट्ज की इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोई मजाक नहीं है। बेन होरोविट्ज के दादा दादी असल में बाकायदा कार्ड रखने वाले कम्युनिस्ट थे। अब सोचिए, एक ऐसे इंसान से ये उम्मीद कौन कर सकता है जो आगे चलकर टेक की दुनिया का इतना बड़ा नाम बनने वाला हो। वो बर्कली में पले बढ़े, एक ऐसी जगह जिसे उसकी रैडिकल पॉलिटिक्स की वजह से लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बर्कली तक कहते थे। मतलब उनके परिवार की राजनीतिक सोच उनकी परवरिश का एक बहुत अहम हिस्सा थी। तो सवाल ये उठता है कि एक इतनी अलग कट्टरपंथी सोच वाली दुनिया से आया एक शर्मीला सा बच्चा टेक इंडस्ट्री का इतना बड़ा बादशाह कैसे बन गया? ये सफर कैसे तय हुआ? चलिए उनकी जिंदगी के उन खास पलों और मुश्किलों को देखते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया। और पता है, उनकी जिंदगी के सबसे पहले और जरूरी सबक किसी क्लासरूम में नहीं मिले। वो सबक उन्हें मिले बर्कले की सड़कों पर और हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान में। बचपन की एक घटना है। एक बड़े लड़के ने उन्हें किसी दूसरे बच्चे से लड़ने की हिम्मत दिखाई। सच तो ये था कि उन्हें लड़ने से ज्यादा डर उस लड़के से लग रहा था जिसने उन्हें ये करने को कहा था। तो उस पल में जब फैसला लेना था, उन्होंने उस लड़के की बात मानकर आक्रामक होने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने बस उस वैगन को शेयर करने के लिए पूछ लिया। और ये छोटी सी घटना उन बड़े सिद्धांतों की नींव बन गई जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को गाइड किया। जैसे कि डर का सामना करना जरूरी है और चीजें जैसी ऊपर से दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। फिर आया हाई स्कूल और एक और सबक, इस बार उनके फुटबॉल कोच से। उनका एक भाषण इतना जोरदार और काव्यात्मक था कि असल में वही लीडरशिप से बेन का पहला असली परिचय था। इससे उन्हें दुनिया को अलग अलग नज़रियों से देखना आया। एक तरफ उनकी कैलकुलस क्लास थी, जहां लोग रीगन के स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव की तकनीकी कमियों पर बहस कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी फुटबॉल टीम, जिन्हें इन सब वैज्ञानिक बहसों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन रन डीएमसी का नया एल्बम हार्ड टाइम्स रिलीज होते ही उनकी दुनिया हिल गई थी। इसी तरह उन्होंने सीखा कि सच क्या है और लोगों की धारणा क्या है, और एक सीईओ के लिए ये समझना कितना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सबक उनकी जिंदगी में कैसे काम आए। क्योंकि किसी को बाहरी तौर पर जज मत करो वाली सीख की असली परीक्षा तो अब उनके निजी जीवन में होने वाली थी। उनकी एक ब्लाइंड डेट थी फेलिशिया के साथ। वो कई घंटे लेट आईं, और जब वो आईं तो उन्होंने बेन की आंख के नीचे एक चोट का निशान देखा। मतलब दोनों के लिए ही पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि दोनों में से किसी ने भी अपनी पहली सोच पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को एक और मौका दिया, और यही वो फैसला था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कई साल बाद जब वो एक नए स्टार्टअप में जी जान से लगे थे और परिवार पर भी काफी तनाव था, तब उनके पिता ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। यही वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि एक लड़के से एक आदमी बनने का वक्त आ गया है। उन्हें समझ आया कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में वो सबसे जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सेट करना पड़ा। अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के बाद वो एक ऐसी कंपनी से जुड़े जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी, और उस कंपनी का नाम था नेटस्केप। नेटस्केप का आईपीओ अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। पहले ही दिन कंपनी की वैल्यू लगभग $3 बिलियन पहुंच गई। इसने पूरी बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, और वो तूफान था माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान कर दिया कि वो अपना ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ 95 के साथ मुफ्त में देंगे। साफ था, माइक्रोसॉफ्ट अपनी 90% मार्केट हिस्सेदारी का फायदा उठाकर अपने इस नए कॉम्पिटिटर को बाजार से बाहर करना चाहता था। दबाव बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे नेटस्केप का स्टॉक गिरता गया, कंपनी के अंदर का माहौल भी बिगड़ता गया। तनाव इतना बढ़ गया कि कंपनी के भीतर ही बड़े टकराव होने लगे। एक बार एक स्ट्रैटेजी लीक हो गई, और उसके बाद उन्हें नेटस्केप के को-फाउंडर मार्क एंड्रीसन से ये जबरदस्त गुस्से भरा ईमेल मिला। और मजे की बात ये कि मार्क उसी हफ्ते टाइम मैगजीन के कवर पर थे। उनकी पत्नी ने तो उन्हें फौरन नई नौकरी ढूंढने की सलाह दे दी,
लेकिन हुआ कुछ और ही। इस टकराव के बावजूद उन्हें निकाला नहीं गया और इससे संकट ने सिलिकॉन वैली के इतिहास के सबसे मजबूत साझेदारियों में से एक को जन्म दिया। आखिरकार नेटस्केप को AOL ने खरीद लिया, लेकिन वहां जो भी हुआ, जो भी सबक सीखे, उसने उनके अगले बड़े आइडिया के लिए जमीन तैयार कर दी थी। तो लाउड क्लाउड का आइडिया आया कहाँ से? देखिए, AOL में उन्होंने देखा कि पार्टनर ई-कॉमर्स साइट्स बार-बार क्रैश हो जाती थीं क्योंकि वो ट्रैफिक संभाली नहीं पाती थीं। उन्हें समझ आया कि लाखों यूजर्स के लिए एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना और चलाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो दूसरी कंपनियों के लिए ये सारी सिरदर्दी संभाले, और नाम रखा गया क्लाउड, एक कंप्यूटिंग क्लाउड जो बड़ा और असरदार हो। लाउड क्लाउड का सबसे बड़ा असर शायद उसका नाम ही है, क्योंकि इससे पहले कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के लिए क्लाउड शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था। मतलब उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसा शब्द दिया जो आज पूरे इंटरनेट की पहचान बन गया है। तो बर्कले के एक शर्मीले बच्चे से सिलिकॉन वैली के एक लेजेंड बनने तक का ये सफर हमें एक बात तो जरूर सिखाता है, सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, और अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े और जरूरी सबक हमें कामयाबी में नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों में ही मिलते हैं। चलिए, आज एक ऐसी कंपनी की कहानी में चलते हैं जो .com क्रैश के तूफान में पूरी तरह फंस गई थी। ये कहानी है उन नामुमकिन फैसलों की जो तब लेने पड़ते हैं जब दांव पर सब कुछ लगा हो। ये कहानी है लाउड क्लाउड के जिंदा रहने की लड़ाई की। कंपनी के को-फाउंडर मार्क एंड्रीसन ने CEO बेन होरोविट्ज से एक बार कहा, इंसान सिर्फ दो ही इमोशंस महसूस करता है, या तो जबरदस्त खुशी या फिर खौफ, और मुझे लगता है कि नींद की कमी इन दोनों को और भी बढ़ा देती है। सच कहूं तो ये एक लाइन इस कहानी के पूरे इमोशनल उतार चढ़ाव को बयां कर देती है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? ये होती है .com बूम के उन सुनहरे दिनों से। एक ऐसा वक्त जब पैसा पानी की तरह बह रहा था और ग्रोथ रॉकेट की रफ्तार से हो रही थी। लाउड क्लाउड की शुरुआत, मतलब यकीन करना मुश्किल है। जरा इनकी रफ्तार का अंदाजा लगाइए। अक्टूबर 1999 में कंपनी बनती है और सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर तक $21 मिलियन की फंडिंग आ जाती है। अगले 7 महीनों में $10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स बुक हो जाते हैं। ये सब इस सोच के साथ हो रहा था कि सोचो, अगर पैसा मुफ्त में मिल रहा होता तो क्या करते। अब हालत ये थी कि कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इन्होंने एक आलीशान ऑफिस में शिफ्ट किया, जिसका मजाक में नाम रख दिया था ताज। लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचे, वो ऑफिस भी छोटा पड़ गया था। सोचिए, उन्होंने अपने स्नैक्स देने वाले कॉन्ट्रैक्टर तक को नौकरी से निकाल दिया था। ये उस दौर की बेहिसाब फिजूल खर्ची को दिखाता है। 10 मार्च 2000, ये तारीख याद रखने लायक है। ये नैस्डैक इंडेक्स का पीक था। मतलब एक भयानक क्रैश से ठीक पहले बाजार अपने सबसे ऊंचे मकाम पर था, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और फिर जो ऊंचाई थी वहीं से जमीन पर आ गिरे, बूम की ऊंचाइयों से सीधे क्रैश की बेरहम हकीकत में। हालात कैसे और कितनी तेजी से बदलें, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक पल था जब उन्हें मार्क एंड्रीसन की दूसरी पारी कहकर सराहा जा रहा था, और अगले ही पल क्रैश के बाद हकीकत ये थी कि 6 महीने में इन्हें कोई पैसा नहीं देगा। जब पैसे की तंगी हुई और वो बाजार में पैसा उठाने निकले, तो पता है एक इन्वेस्टर से क्या सुनने को मिला? कंपनी के एक बोर्ड मेंबर ने CEO को बताया, बेन, सच बताऊं तो उन्हें लगा कि तुम पागल हो गए हो। मतलब बाजार का मूड पूरी तरह बदल चुका था और कंपनी के पास कैश खत्म हो रहा था। तो जब प्राइवेट मार्केट के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक बहुत ही खतरनाक जुआ, पब्लिक जाना, यानी IPO लेकर आना। CEO ने खुद अपने बोर्ड को बताया कि भाई, हम पब्लिक जाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्स का कोई ठिकाना नहीं था, मार्केट तेजी से गिर रहा था, एक एक करके कस्टमर दिवालियां हो रहे थे, और कंपनी बहुत ज्यादा पैसा गंवा रही थी। कुल मिलाकर ऑपरेशनली वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे खतरे थे, तो फिर आगे बढ़े ही क्यों? बोर्ड मेंबर बिल कैम्पबेल ने 2 टूक शब्दों में कहा, इट्स द फकिंग मनी। मतलब बात सिर्फ पैसे की थी, उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। और मीडिया तो जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। उनके IPO को नर्क से आया IPO कहा जाने लगा, और ये मजाक उड़ाया गया कि कंपनी बस डॉलर के नोट जला रही है। चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी थी। और इसी जबरदस्त प्रोफेशनल प्रेशर के बीच
सीईओ के पास एक फोन आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। उनके ससुर का फोन था। उन्होंने कहा, बेन, मुझे पता है तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, पर बस ये बताना था कि तुम्हारी पत्नी फेलिसिया ने सांस लेना बंद कर दिया था, लेकिन वो मरेगी नहीं। अब सोचिए वो किस मुश्किल में फंस गए थे। एक तरफ घर, दूसरी तरफ कंपनी जो दिवालिया होने की कगार पर थी। अगर वो घर लौटते तो कंपनी डूब जाती, और अगर रुकते तो कैसे रुकते। ये फैसला उनकी पत्नी ने लिया, जिन्होंने उन्हें रुकने और आईपीओ पूरा करने को कहा, और उन्होंने वही किया। तो आईपीओ हो गया, लेकिन ये कोई जीत नहीं थी। असल में ये तो जिंदा रहने की एक नई और ज्यादा मुश्किल लड़ाई की बस शुरुआत थी। पहली अर्निंग्स कॉल से पहले उन्हें एक बड़ी सीधी सी सलाह मिली। अगर तुम्हें गंदगी खानी ही पड़ रही है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके मत खाओ। इसका मतलब था, जो भी बुरी खबर है वो एक ही बार में दुनिया को बता दो। तो उन्होंने ये किया और अपने साल भर के रेवेन्यू का अनुमान बहुत बहुत ज्यादा घटा दिया। और इस बेरहम ईमानदारी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि स्टॉक की कीमत $6 से गिरकर सीधे $2 पर आ गई। और तो और जिन इन्वेस्टमेंट बैंकों ने उनका आईपीओ करवाया था, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। इस तरह के संकट से निपटने के लिए लीडरशिप का अंदाज बदलना पड़ता है। एक पीस टाइम सीईओ से वॉर टाइम सीईओ बनना पड़ता है। अब ये वॉर टाइम सीईओ होता क्या है? ये वो लीडर होता है जो समझता है कि कंपनी का बचना ही सब कुछ है, हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेता है और बाकी सारा शोर शराबा साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां एक पल की क्लैरिटी ने उन्हें एक ऐसी सीक्रेट और जोखिम भरी योजना बनाने पर मजबूर कर दिया जिसने कंपनी को पूरी तरह डूबने से बचा लिया। सीईओ ने खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने आगे का पूरा रास्ता ही बदल दिया। अगर हम दिवालिया हो गए तो मैं क्या करूंगा? और इस सवाल का जवाब था प्रोजेक्ट ऑक्साइड, एक टॉप सीक्रेट प्लान। पहला स्टेप, अपने इंटरनल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ऑप्सवेयर को मेन बिजनेस से अलग करो। दूसरा, पूरे लाउड क्लाउड सर्विसेज बिजनेस को बेच दो। तीसरा, ऑप्सवेयर सॉफ्टवेयर का मालिकाना हक अपने पास रखो। और चौथा और आखिरी स्टेप, कंपनी को ऑप्सवेयर नाम से एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पे रीलॉन्च करो। लेकिन इस सीक्रेट प्लान पर अमल करने की नौबत क्यों आई? वजह थी एक और बड़ा झटका। उनका सबसे बड़ा कस्टमर इट्रैक्स अचानक दिवालिया हो गया। इससे उनके $25 मिलियन डूब गए और आगे पैसा जुटाने की हर उम्मीद खत्म हो गई। तो फाइनल डील ये हुई कि लाउड क्लाउड का सर्विसेज बिजनेस $63.5 मिलियन कैश में ईडीएस को बेच दिया गया। इस डील ने कंपनी को दिवालिया होने से तो बचा लिया, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। 150 कर्मचारियों को ईडीएस में भेज दिया गया और 140 कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा। आईपीओ के सफल होने के बाद जब सीईओ ने अपने फाइनेंस डायरेक्टर से कहा, देखो हमने कर दिखाया, तो उनका जवाब वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, हाँ, पर हम अभी भी मुश्किल में हैं। ये कड़वी सच्चाई है जो याद दिलाती है कि एक असली संकट में जिंदा बचना कोई साफ सुथरी जीत नहीं होती, बल्कि ये एक उलझी हुई, ना खत्म होने वाली लड़ाई होती है। नमस्कार। आज हम कॉर्पोरेट दुनिया की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे ना, जो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। ये कहानी है सर्वाइवल की, मुश्किल से मुश्किल फैसलों की, और एक ऐसी कंपनी की जो बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर थी, पर उसने जो वापसी की वो कमाल थी। जरा सोचिए, क्या होता है जब आपके पास बस एक आखिरी गोली बची हो, सब कुछ दांव पर लगा है और मौका सिर्फ एक। यही सवाल है जो ऑप्सवेयर नाम की एक कंपनी की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, सिर्फ 35 सेंट ये ऑप्सवेयर के एक शेयर की कीमत थी। और ये कीमत तब थी जब वो अपने सारे कस्टमर्स, अपनी सारी कमाई, सब कुछ बेच चुके थे। हाँ, बैंक में कैश जरूर था, लेकिन मार्केट की नज़रों में उनकी वैल्यू लगभग 0 थी। मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता था किसी कंपनी के लिए? तो सवाल उठता है कि आखिर कोई कंपनी इस हालत तक पहुंचती कैसे है? और उससे भी बड़ा सवाल कि जब सब कुछ टूटकर बिखर रहा था, तो उस कंपनी के लीडर ने अपनी बची खुची टीम को फिर से एक साथ लाने के लिए ऐसा क्या किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सीईओ बेन हॉरोविट्ज ने जो 80 लोग बचे थे ना, उन्हें एक मोटल में बुलाया। कोई बड़ी स्पीच नहीं दी, कोई झूठे वादे नहीं किए। उन्होंने बस पूरी ईमानदारी से सब कुछ सामने रख दिया और एक सीधी सी बात कही, या तो आज, अभी,
पूरे दिल से इस लड़ाई में साथ दो, या फिर आज ही दरवाजा खुला है, जा सकते हो। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और पता है, उस दिन सिर्फ 2 लोग गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही लगा कि चलो टीम अब एक साथ है, कंपनी शायद बच जाएगी, ठीक तभी दरवाजे पर एक और बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी। और ये मुसीबत ऐसी थी जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। और इस प्रॉब्लम का नाम था EDS। ये उनका सबसे बड़ा कस्टमर था। और जब कहा जाता है सबसे बड़ा, तो इसका मतलब है ऑप्सवेयर की 90% कमाई सिर्फ और सिर्फ EDS से आती थी। अब सोचिए, EDS न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता था, बल्कि वो अपने दिए हुए सारे पैसे भी वापस मांग रहा था। ये तो सीधे सीधे ऑप्सवेयर के लिए मौत का फरमान था। अब इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए CEO ने अपने 2 सबसे बेहतरीन लोगों को भेजा। एक था जेसन, जो किसी भी मुश्किल प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी डिटेल में माहिर था, और दूसरा था एंथनी, जो लोगों को पढ़ने और उन्हें अपनी बात मनवाने का जादूगर था। मतलब 2 बिल्कुल अलग टैलेंट एक ही मिशन पर। तो जब ये दोनों, जेसन और एंथनी, EDS के हेड से मिलने पहुंचे, तो उनका स्वागत हुआ जबरदस्त गुस्से से। उस अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि वो ऑप्सवेयर को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब सिचुएशन इससे ज्यादा बिगड़ ही नहीं सकती थी। लेकिन तभी एंथनी ने अपना जादू दिखाया। उस भयंकर गुस्से के तूफान के बीच उसने बड़े आराम से पूछा, अगर हम वादा करें कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तो आप हमें कितना टाइम देंगे? और जवाब आया, 60 दिन। बस एंथनी ने उसी वक्त उस मौके को लपक लिया। जो मौत तय लग रही थी, वो अब टाइम के खिलाफ एक रेस बन चुकी थी। अब CEO ने अपनी टीम को एक नया टारगेट दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, हमें उन्हें एक्साइटिंग वैल्यू देनी होगी। मतलब कुछ ऐसा जिसकी कस्टमर ने कभी उम्मीद भी ना की हो, लेकिन वो इतना जबरदस्त हो कि उसका पूरा नजरिया ही बदल जाए। सवाल ये था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी? असली ब्रेक थ्रू एंथनी को तब मिला जब उसने EDS के उस अधिकारी के बारे में एक बहुत ही अजीब बात सुनी। उस आदमी ने किसी से कहा था, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है और अपने परिवार से भी। बस एंथनी को समझ आ गया कि वो एक ऐसे इंसान से डील कर रहा है जिसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। उसे कुछ ऐसा करना था जो इस सोच को, इस साइकोलॉजी को तोड़ सके। और फिर उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स था। उन्हें पता चला कि EDS उस अधिकारी का एक पसंदीदा सॉफ्टवेयर टैंग्राम बंद करने वाला था। तो ऑप्सवेयर ने क्या किया? उन्होंने पूरी की पूरी टैंग्राम कंपनी ही $10 मिलियन में खरीद ली और वो सॉफ्टवेयर EDS को मुफ्त में दे दिया। कोई सोच सकता है ऐसा? और इसका असर हैरान करने वाला था। EDS का वो अधिकारी जो उन्हें बाहर फेंकने की धमकी दे रहा था, अब उनका सबसे बड़ा फैन बन गया था। इस सिर्फ एक क्रेजी आइडिया ने ना सिर्फ कंपनी बचाई, बल्कि एक दुश्मन को दोस्त बना दिया। इसे कहते हैं एक्साइटिंग वैल्यू देना। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चैन की सांस लेने का टाइम कहाँ मिलता है? एक मुसीबत खत्म हुई ही थी कि मैदान में एक नया दुश्मन आ गया, एक कॉम्पिटिटर जिसका नाम था ब्लेड लॉजिक, जो एक एक करके उनके सारे सौदे छीन रहा था। तो एक बार फिर CEO बेन हॉरोविट्ज अपनी टीम के सामने खड़े थे, इस बार इंजीनियरिंग टीम, और उन्होंने फिर वही बात कही कि हमारे पास एक विनिंग प्रोडक्ट बनाने का सिर्फ एक मौका है। उन्होंने सबसे कहा कि अगले 6 महीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दे दो। ये उनकी बंदूक में बची आखिरी गोली थी। और टीम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इस मिशन का नाम रखा गया डार्विन प्रोजेक्ट। और अगले 6 महीने तक इंजीनियर्स ने हफ्ते के 7 दिन रात काम किया। ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था, लेकिन इसका नतीजा शानदार निकला। नया प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया और वो डील्स जीतने लगे। निशाना बिल्कुल निशाने पर लगा था। अब इस जबरदस्त मेहनत से जो कामयाबी मिली, उसने कंपनी को एक नए और शायद सबसे मुश्किल सवाल के सामने ला खड़ा किया। सवाल था, क्या अब इस कंपनी को बेच देना चाहिए? जैसे ही मार्केट में ये खबर लीक हुई कि कोई ऑप्सवेयर को खरीदना चाहता है, उनके शेयर की कीमत रॉकेट बन गई। अचानक लाइन लग गई। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑप्सवेयर को खरीदना चाहती थीं। एक तरह से बोलियों की जंग छिड़ गई, जिसने कंपनी के वैल्यू को रातों रात बदल कर रख दिया।
और अब ये सवाल लीडरशिप टीम के सामने था। सोचिए, 8 साल तक हर एक दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ने के बाद क्या अब अपनी इस बनाई हुई चीज को किसी और को सौंप देना चाहिए? ये कोई बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक बहुत ही इमोशनल और मुश्किल फैसला था। अंदर बहुत बहस हुई। एक तरफ तो मार्केट बदल रहा था, नए खतरे थे, और दूसरी तरफ टीम थी जो सालों से लड़ते लड़ते अब थक चुकी थी। क्या उनमें एक और बड़ी लड़ाई लड़ने का दम बचा था? सीईओ को ये समझना था कि क्या ये लड़ाई अब सिर्फ उनका अपना जुनून है या पूरी टीम अब भी उनके साथ है। और आखिर में टीम की हालत और मार्केट की सच्चाई दोनों को देखते हुए फैसला ले लिया गया। ह्यूलेट पैकर्ड यानी HP ने $1.65 बिलियन का ऑफर दिया और डील फाइनल हो गई। 8 सालों का वो लंबा संघर्ष इस जबरदस्त मुकाम पर आकर खत्म हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ $1 बिलियन की डील की नहीं है। ये कहानी है उन इंसानी सबकों की जो इस मुश्किल लड़ाई के दौरान सीखे गए। याद है जब ऑप्सवेयर ने वो टैंग्राम कंपनी खरीदी थी, तब उन्हें पता चला कि टैंग्राम के CFO को ब्रेन कैंसर है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म होने वाला है। ऑप्सवेयर की अपनी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी CEO ने उनके इलाज का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया, जो करीब $2 लाख था। 15 महीने बाद उस CFO की पत्नी ने खत लिखा और उसमें लिखा था कि इस एक मदद ने उसे पूरी तरह से टूटने से बचा लिया। और यहीं पर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो या जिंदगी में, तो रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? शायद यही ऑप्सवेयर की कहानी का सबसे गहरा सबक है, जो किसी भी बिजनेस लेसन से कहीं बड़ा है। तो चलिए आज बात करते हैं एक लीडर की जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दौर की, उस दौर की जब सब कुछ, सचमुच सब कुछ बिखरने लगता है। हम सब कामयाब होने की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, है ना? लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कामयाबी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, जब एक खूबसूरत सपना एक डरावने सपने में बदलने लगता है। सवाल यह है कि उस वक्त एक लीडर करता क्या है? तो ठीक है, इस मुश्किल को, इस स्ट्रगल को समझने के लिए ना हमें पहले एक बुनियादी लड़ाई को समझना होगा। ये लड़ाई है एक लीडर के प्लान और दुनिया की असलियत के बीच। देखो, पीटर थियल की ये बात ना दो अलग अलग दुनिया को सामने रखती है। एक तरफ है कैलकुलस की दुनिया, मतलब सब कुछ तय है, सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे चांद पर रॉकेट भेजना हो, हर चीज का हिसाब होता है। और दूसरी तरफ है स्टैटिस्टिक्स की दुनिया। यहाँ कुछ भी पक्का नहीं है, सब कुछ बस संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी का। एक फाउंडर का दिमाग, पता है, वो कैलकुलस की तरह सोचता है। उसे लगता है कि बस एक ही सही जवाब है, एक ही सही रास्ता है और उसे वो ढूंढ निकालना है। लेकिन दिक्कत यह है कि असल दुनिया स्टैटिस्टिक्स की तरह चलती है, मतलब कुछ भी तय नहीं है, बस संभावनाएं हैं। और हाँ, फेल होने की भी एक अच्छी खासी संभावना होती है। अब लेखक की अपनी कहानी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हुआ ये कि उनके एक अनुभवी दोस्त ने स्टैटिस्टिक्स देखकर कहा, भाई दिवालिया होने की तैयारी कर लो। पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि एक CEO का काम प्रोबेबिलिटीज की गिनती करना नहीं है। उसका काम है वो एक रास्ता ढूंढना, भले ही उसके मिलने की उम्मीद 1000 में से एक ही क्यों ना हो, बस उसे ढूंढना ही है। और जब ये लड़ाई, ये कैलकुलस वाली सोच और स्टैटिस्टिक्स वाली हकीकत की लड़ाई जब ये अपने पीक पर पहुंचती है, तब एक लीडर दाखिल होता है एक ऐसी जगह में जिसे कहते हैं द स्ट्रगल, संघर्ष। ये कोई एक पल नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जब आपकी कंपनी बिखर रही हो, आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, मार्केट ने आपको नकार दिया है, आपके सबसे अच्छे लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं और बैंक में पैसा वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से दीवारें आप पर गिर रही हैं। संघर्ष क्या है? संघर्ष तब होता है जब आप बैठकर ये सोचते हैं कि मैंने ये कंपनी शुरू ही क्यों की थी। ये बस दिमाग तक नहीं रहता है। संघर्ष तब होता है जब खाने से उसका स्वाद ही चला जाता है। और सबसे तकलीफदेह संघर्ष वो अकेलापन है जब आप लोगों की भीड़ से घिरे तो होते हैं, पर अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, द स्ट्रगल में होना फेल होना नहीं है, ये फेलियर नहीं है। दुनिया का हर बड़ा एंटरप्रेन्योर, स्टीव जॉब्स से लेके मार्क ज़करबर्ग तक, हर कोई इस दौर से गुजरा है। लेकिन हाँ, ये स्ट्रगल कमजोरी को बर्दाश्त नहीं करता। ये आपकी हिम्मत का, आपके हौसले का असली इम्तिहान है।
तो फिर इस नरक से बाहर निकलने का पहला कदम क्या है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है सच बोलना। कड़वा सच, बिना किसी चीनी की परत के। ये किस्सा बहुत कुछ कहता है जबरदस्ती की पॉजिटिविटी के बारे में। देखिए, टीम में काम करने वाले लोग बेवकूफ नहीं होते। उन्हें पता होता है कि कब चीजें गड़बड़ हैं, और जब कोई लीडर ये दिखाने की कोशिश करता है कि ऑल इज वेल, तो वो अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है, अपनी टीम का भरोसा। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? मतलब हर चीज को पॉजिटिव दिखाना, सब ठीक है कहना, ये इतनी बड़ी गलती क्यों है? इसके ना 3 सीधे सादे कारण हैं। नंबर 1, भरोसा। जब आप सच बोलते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लोग आप पर भरोसा करते हैं। सिंपल। नंबर 2, आप अपनी टीम के स्मार्ट दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 3, आप एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जहां बुरी खबर तेजी से ऊपर आती है, ताकि उसे छुपाने के बजाय जल्दी से सुलझाया जा सके। ठीक है, अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर। जब चीजें सच में बिखर रही हों, कंपनी फेल हो रही हो, तो वो सबसे मुश्किल फैसले वो कैसे लिए जाते हैं? जापान के समुराई वॉरियर्स का एक कोड है, बुशिडो। वो सिखाता है कि एक योद्धा हमेशा मौत को ध्यान में रखकर जीता है। इससे क्या होता है? इससे वो अपने हर काम को सही ढंग से करता है, और लेऑफ जैसे मुश्किल फैसले लेते वक्त यही सोच, यही शांत दिमाग बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब लोगों को निकालने की नौबत आए, तो कुछ नियम हमेशा याद रखने चाहिए। साफ साफ मानिए कि ये कंपनी की नाकामी है, आपकी नाकामी है। इसे परफॉर्मेंस ठीक करने जैसा कोई फैंसी नाम मत दीजिए। उन लोगों के साथ सम्मान से पेश आइए, क्योंकि वो अपना आखिरी दिन हमेशा याद रखेंगे। और हाँ, ये खबर आपके मैनेजर्स को ही देनी होगी। उन्हें अपने लोगों का सामना करने की हिम्मत दिखानी ही होगी। चलिए, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर। वो ये है कि समस्याओं का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनसे भागा नहीं जा सकता, उनका सिर्फ सामना किया जा सकता है। ये बात एकदम दिल पर लगती है कि भाई वो सिल्वर बुलेट यानी जादुई समाधान सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब असल में कोई बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम होना, तो कोई जादू की झड़ी काम नहीं करती। तब आपको बहुत सारी लेड बुलेट्स यानी असली मेहनत, असली काम करना पड़ता है। तो फर्क साफ है ना? सिल्वर बुलेट्स मतलब आसान रास्ते ढूंढना, बहाने बनाना, प्रॉब्लम से बचना, और लेड बुलेट्स का मतलब है उस बड़ी भद्दी सी प्रॉब्लम से सीधी टक्कर लेना और उसे ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना। यहां कोई शॉर्टकट नहीं चलता। और आखिर में लीडरशिप की एक ही क्रूर सच्चाई बचती है। जैसा कि महान फुटबॉल कोच अल डेविस कहते थे, बस जीतो बेबी। ये सुनने में शायद बहुत कठोर लगे, पर यही सच है। किसी को परवाह नहीं है, ना मीडिया को, ना इन्वेस्टर्स को, ना ही आपकी टीम को। आपके पास कितनी भी अच्छी वजह क्यों ना हो, उससे किसी का पैसा या किसी की नौकरी नहीं बचने वाली। तो अपनी सारी एनर्जी दुखी होने में बर्बाद करने से अच्छा है उसे उस एक नामुमकिन से दिखने वाले रास्ते को खोजने में लगाएं। और हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं एक बहुत गहरे सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो हर लीडर को, हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि अगर हमारी कंपनी जीतने के लिए काफी अच्छी नहीं है, तो क्या उसे बने रहने का कोई हक भी है? तो किसी भी बिजनेस को बनाने में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? क्या वो प्रोडक्ट है या फिर पैसा कमाना? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, और जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है कि सबसे जरूरी हिस्सा हैं लोग। और हां, लोगों को संभालना ही सबसे टेढ़ी खीर क्यों है, आइए समझते हैं। नेटस्केप के सीईओ थे जिम बॉक्सटेल। उनका एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है। वो कहते थे, लोगों का, प्रोडक्ट्स का और मुनाफे का ध्यान रखो, और इसी क्रम में। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? पर सच तो यह है कि एक कंपनी चलाने का बहुत गहरा राज है। पहले लोग, फिर प्रोडक्ट्स और सबसे आखिर में मुनाफा। पर सवाल यह है कि क्या यह फॉर्मूला हमेशा काम आता है? देखिए, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, मतलब जब शांति का समय हो, तब ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। लेकिन सोचिए उस वक्त के बारे में जब कंपनी की हालत खस्ता हो, जब युद्ध का समय चल रहा हो। तब क्या होता है? जब हर दिन बस टिके रहने की जंग हो। तो चलिए, एक ऐसे ही युद्ध के समय की एक कहानी में चलते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां कंपनी का वजूद दांव पर लगा है और एक बहुत ही जरूरी पोस्ट के लिए सही इंसान को चुनना है। एक कहानी है ऑप्सवेयर नाम की एक कंपनी की। अब देखिए, हालत यह थी कि कंपनी तीन बार सेल्स हेड हायर करने में फेल हो चुकी थी। सीईओ पर प्रेशर का लेवल सोचिए, एक और गलत फैसला और खेल खत्म।
कंपनी का डूबना पक्का था। और फिर इंटरव्यू के लिए एक उम्मीदवार आया जो किसी भी एंगल से सेल्स हेड नहीं लगता था। मतलब लोग क्या उम्मीद कर रहे थे, कोई लंबा चौड़ा करिश्माई बंदा होगा किसी टॉप की यूनिवर्सिटी से। लेकिन मार्क क्रेनी बिल्कुल उल्टे, औसत कद, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसका नाम तक किसी ने नहीं सुना था, और इतने ज्यादा सीरियस कि उनसे बात करने में भी अजीब लगे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उनका रेफरेंस चेक हुआ तो जो बात पता चली उस पर यकीन करना मुश्किल है। उनके एक पुराने साथी ने बताया कि मार्क अपनी टीम के नए लोगों से कहते थे, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे सिर में गोली मार दूंगा। मतलब सोचिए जरा, ऐसी बात सुनने के बाद तो कोई भी किसी को नौकरी पर रखेगा क्या? कभी नहीं, है ना? तो सवाल यही उठता है, ऐसे इंसान को जिसकी बातें इतनी अजीब हैं, जिसका बैकग्राउंड इतना मामूली है, उसे कोई नौकरी क्यों देगा? वो भी तब जब कंपनी की सांसें अटकी हों। सीईओ का जवाब एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने कहा, मैं युद्ध में था और मुझे एक युद्धकालीन जनरल की जरूरत थी। बात सीधी है, शांति के समय के नियम युद्ध में नहीं चलते। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो रिजल्ट्स ला सके, भले ही वो कितना भी अजीब क्यों ना हो। और यहीं से मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सबक निकल कर आता है। किसी को उसकी कमजोरियों की वजह से रिजेक्ट मत करो, बल्कि उसकी जबरदस्त ताकत के लिए चुनो। सीधी सी बात है, कोई भी परफेक्ट कैंडिडेट एक डूबती हुई कंपनी में क्यों आएगा? नहीं आएगा। मुश्किल वक्त में एक ऐसा जीनियस जिसमें कुछ खामियां हों, वही सबसे सही चॉइस होता है। तो ठीक है, मार्क क्रेनी जैसे त्रुटिपूर्ण प्रतिभाशाली इंसान को हायर कर लेना, ये तो बस पहला कदम था। लेकिन सही इंसान को चुनने के बाद अगला और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कदम आता है, और वो है टीम के हर एक मेंबर को ट्रेनिंग देना। लेकिन अक्सर मैनेजर्स की एक ही शिकायत होती है, ट्रेनिंग के लिए टाइम कहाँ है? हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। पर यह बहाना उतना ही अजीब है जितना ये कहना कि मैं खाने के लिए बहुत भूखा हूं इसलिए खा नहीं सकता। मतलब ट्रेनिंग कोई फालतू चीज नहीं है, ये एक जरूरत है। ये वो खाना है जिससे आपकी कंपनी को ताकत मिलती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे 4 ठोस वजह हैं। सबसे पहली, प्रोडक्टिविटी। सोचिए, एक मैनेजर का सिर्फ 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन पूरी टीम के हफ्तों का काम बचा सकता है। दूसरा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन नहीं? ट्रेनिंग एक बेसलाइन सेट करती है। तीसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी। एक शानदार प्रोडक्ट भी अगर एक बिना ट्रेनिंग वाली टीम के हाथ लग जाए तो वो उसे एक फ्रैंकेनस्टाइन बना सकते हैं। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, एम्प्लॉय रिटेंशन। लोग नौकरी क्यों छोड़ते हैं? या तो अपने मैनेजर से परेशान होकर, या जब उन्हें लगता है कि वो कुछ नया नहीं सीख रहे। और ट्रेनिंग इन दोनों ही समस्याओं का हल है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है। कभी कभी तो बस एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट, जैसे एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर कैसा होता है और एक बुरा कैसा, बस इतना ही टीम की परफॉर्मेंस को जबरदस्त तरीके से सुधार सकता है। अब आते हैं एक ऐसी छिपी हुई कीमत पर जिसे मैनेजमेंट डेट यानी प्रबंधन का कर्ज कहते हैं। ये उन बुरे मैनेजमेंट फैसलों का नतीजा है जिनका बिल बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो मैनेजमेंट डेट होता क्या है? ये तब होता है जब आप कोई आसान शॉर्टकट वाला फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन लंबे समय में उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बिल्कुल टेक्निकल डेब्ट जैसा है, जैसे कोई डेवलपर जल्दी के चक्कर में खराब कोड लिख दे जिसे बाद में ठीक करने में महीनों लग जाएं। इसके 3 सबसे कॉमन उदाहरण देखते हैं। पहला, एक बॉक्स में 2, मतलब एक ही रोल पर 2 लोगों को रख देना। आसान लगता है ना, पर असल में इससे कंफ्यूजन बढ़ता है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहती। दूसरा है काउंटर ऑफर का जाल। कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ रहा है और आपने उसे ज्यादा पैसे देकर रोक लिया। आपने एक आदमी तो बचा लिया, पर पूरी टीम को यह मैसेज दे दिया कि सैलरी बढ़वाने का सबसे अच्छा तरीका है इस्तीफे की धमकी देना। और तीसरा, कोई फीडबैक प्रोसेस ना होना। मुश्किल बातचीत से बचना आसान लगता है, लेकिन लंबे समय में ये मीडियोकर परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता है, जो पूरी कंपनी को धीरे धीरे नीचे ले जाती है। तो सवाल ये है कि ये सब मुश्किल फैसले लेने की जरूरत क्या है? क्यों ना आसान रास्ता चुने? क्योंकि इन सब के पीछे एक ही मकसद है, एक अच्छी कंपनी बनाना। इसी से जुड़ी एक कहानी है। सीईओ ने अपने सभी मैनेजर्स को हुक्म दिया था कि वो अपनी टीम के साथ रेगुलर 1-on-1 मीटिंग्स करें। लेकिन एक मैनेजर था जिसने 6 महीने तक एक भी मीटिंग नहीं की। तब सीईओ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ये तो बता दिया था कि क्या करना है, पर यह कभी नहीं समझाया कि क्यों करना है। तो सीईओ ने उस मैनेजर को बुलाया और बहुत ईमानदारी से बताया
कि वो रोज़ काम पर क्यों आते हैं। उन्होंने कहा, मैं काम पर इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक अच्छी कंपनी बने। बात पैसे या नाम की नहीं थी, बात एक ऐसा माहौल बनाने की थी जहां काम करना लोगों को अच्छा लगे। और देखिए, एक अच्छी और एक बुरी कंपनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक अच्छी कंपनी में लोग अपने काम पर फोकस करते हैं। उन्हें पता होता है कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बुरी कंपनी में लोग अपना ज़्यादातर वक्त पॉलिटिक्स, बेकार के नियमों और अंदरूनी लड़ाइयों से जूझने में बिता देते हैं। लेकिन एक अच्छी कंपनी बनाना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये जिंदा रहने और मरने के बीच का सवाल है। क्यों? पहली बात, क्योंकि जब चीज़ें गलत होती हैं तो यही फर्क तय करता है कि कंपनी बचेगी या नहीं। दूसरी बात, और ये हमेशा याद रखनी चाहिए, कि चीज़ें हमेशा गलत होती हैं। और तीसरी बात, एक अच्छी कंपनी बनाना अपने आप में ही एक मकसद है। तो आखिर में हर तजुर्बेकार लीडर ये सबक सीख ही लेता है कि मैनेजमेंट में आसान रास्ते जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको हमेशा मुश्किल रास्ता ही चुनना पड़ता है, क्योंकि जैसा जिम बार्कस्टेल ने शुरू में कहा था, लोगों का ध्यान रखना सबसे पहले आता है। और सच तो ये है कि यही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, महान लीडर हमेशा आसान गलत के बजाय मुश्किल सही को चुनते हैं। जब भी ये चुनाव करने का मौका मिले तो कौन सा रास्ता चुना जाएगा? यही वो एक सवाल है जो किसी भी लीडर को महान बनाता है। एक कंपनी बनाना शायद दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, और इसके जो असली नियम है ना, वो अक्सर लिखे नहीं जाते। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब से कुछ ऐसी ही अनकही बातों को, उन अनस्पोकन रूल्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक बिजनेस बुक में कंपनी बनाने पर एक चैप्टर की शुरुआत ऐसी लाइन से हो। थोड़ा अजीब लगता है ना? और मजे की बात तो यह है कि ये लाइन एक हिप हॉप आर्टिस्ट ट्रिनिडैड जेम्स की है। मतलब इसका यहां क्या काम? तो सवाल वही है, आखिर लेखक ने ऐसी भड़काऊ लाइन चुनी ही क्यों? इसका जवाब एक कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो कंपनी के कल्चर की पेचीदगियों को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को सामने लाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक कंपनी के सीईओ थे, उनके पास शिकायतें आने लगीं कि ऑफिस में गाली गलोच मतलब प्रोफैनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। और मजेदार बात यह थी कि सबसे बड़े अपराधी तो सीईओ साहब खुद थे। उनका मानना था कि कभी-कभी कुछ खास शब्दों से ना बात में दम आ जाता है, अर्जेंसी आ जाती है। जैसे ये प्राथमिकता नहीं है बोलने में उतना वजन नहीं जितना ये कहने में कि ये प्राथमिकता नहीं है। फिर उस सीईओ को एक चीज समझ में आई। उस दौर की जो सबसे बड़ी टेक कंपनियां थी ना, जैसे इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट, वहां भी गाली गलोच वाला माहौल काफी आम था। तो अब उनके सामने एक सीधा सा चुनाव था, या तो टॉप टैलेंट को आकर्षित करने के लिए माहौल को वैसा ही रखो, या फिर एक साफ सुथरा क्लीन कल्चर बनाओ। इसी दुविधा को सुलझाने के लिए सीईओ ने एक ऑल हैंड्स मीटिंग बुलाई और अपनी मशहूर कपकेक स्पीच दी। मैसेज साफ था, ऑफिस में गाली गलौज चलेगी, लेकिन किसी को हैरास करने के लिए या धमकाने के लिए नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कपकेक सुनने में कितना प्यारा शब्द लगता है, लेकिन अगर कोई मैनेजर अपने कर्मचारी को बोले, अरे कपकेक्स, तुम उन जीन्स में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो यह बिल्कुल गलत है। मतलब पॉइंट यह था कि कंपनी को एक सरल नियम नहीं बल्कि व्यवहार पर स्पष्टता चाहिए थी। और बस इसी कहानी से हम अपने पहले पिलर पर आते हैं, यानी अपने कल्चर को प्रोग्राम करना। इसे एक सिस्टम की तरह देखना, ना कि बस कुछ अच्छी बातों की लिस्ट। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑफिस में योगा क्लास, फ्री लंच या कुत्तों को लाने की इजाजत ही कल्चर है, पर नहीं, ये सब सिर्फ फायदे हैं, पर्क्स हैं। असली कल्चर कुछ और है। कल्चर वो सोच समझकर बनाया गया सिस्टम है जो कंपनी के मुख्य मूल्यों को बार बार मजबूत करता है। कल्चर ही वो चीज है जो किसी कंपनी को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है। कल्चर को बनाने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है शॉक थेरेपी। मतलब कुछ ऐसा करना जो लोगों को चौंका दे। जैसे अमेज़न में उनके मशहूर डोर डेस्क, दरवाजों से बने हुए डेस्क, ये कंपनी की किफायत की वैल्यू को हर दिन हर पल याद दिलाता है। या फिर आंद्रेसन हॉरोविट्ज, जो एक बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म है, वहां अगर आप किसी उद्यमी के साथ मीटिंग में लेट होते हैं तो आपको हर मिनट के $10 का जुर्माना देना पड़ता है। ये उद्यमियों के समय के सम्मान को दिखाता है। ऐसे चौंकाने वाले नियम ना बातचीत शुरू करते हैं और कंपनी के मूल्यों को सबके दिमाग में बैठा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ, लोगों की राजनीति। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने संगठन को डीबग कैसे करें। तो ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आखिर है क्या?
देखिए, सीधी भाषा में जब लोग कंपनी में आगे बढ़ने के लिए अपनी मेहनत और योगदान के अलावा दूसरे तरीके अपनाने लगे, बस वही पॉलिटिक्स है। और यहाँ एक अजीब सी बात है, अक्सर वो लीडर्स जो खुद को अराजनीतिक मानते हैं ना, वही अनजाने में राजनीति को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई कर्मचारी बार बार आकर शिकायत करता है, तो उसे शांत करने के लिए उसकी सैलरी बढ़ा दी, या किसी को बस खुश करने के लिए प्रमोशन का झूठा वादा कर दिया। जब ऐसे फैसले एक औपचारिक प्रक्रिया के बाहर लिए जाते हैं, तो गलत व्यवहार को ही इनाम मिलता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? सिर्फ एक, मुआवजे, प्रमोशन और संगठनात्मक डिजाइन के लिए एकदम सख्त और निष्पक्ष प्रक्रियाएं बनाना। जब सबको पता हो कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ योग्यता है और उसके लिए एक साफ सुथरा सिस्टम है, तो राजनीति की जगह अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मजेदार नियम है, जिसे घटिया लोगों का नियम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बड़े संगठन में किसी भी टाइटल पर जो टैलेंट का स्तर है ना, वो धीरे धीरे उस टाइटल वाले सबसे कमजोर इंसान के स्तर तक गिर जाएगा। सोचिए, अगर कंपनी में एक भी कमजोर वाइस प्रेसिडेंट है, तो बाकी सारे डायरेक्टर्स खुद की तुलना उसी से करेंगे। उनके दिमाग में आएगा, अरे यार, अगर ये बन सकता है तो मैं तो आराम से बन सकता हूं, और बस पूरी कंपनी का स्टैंडर्ड नीचे आ जाता है। अब बात आती है जॉब टाइटल्स की। इस पर ना दो बिल्कुल अलग सोच हैं। एक तरफ है मार्क आंद्रेसन, जिनका कहना है कि टाइटल्स तो मुआवजे का सबसे सस्ता रूप है, मतलब टैलेंट को आकर्षित करने के लिए टाइटल देने में कंजूसी मत करो। दूसरी तरफ है मार्क जकरबर्ग। उनकी फिलॉसफी है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से हमेशा नीचे का टाइटल दो। इससे यह फिल्टर हो जाता है कि कौन सच में काम करने आ रहा है और कौन सिर्फ बड़े टाइटल के पीछे भाग रहा है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और तीसरे पिलर पर, स्केल का विरोधाभास, यानी जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, बिना बिखरे आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए, जब एक कंपनी बड़ी होती है तो वो 3 चीजों में कमजोर होने लगती है। पहला, कम्युनिकेशन। दूसरा, कॉमन नॉलेज, मतलब जो बात पहले सबको पता होती थी अब नहीं होती। और तीसरा, फैसले लेने की प्रक्रिया। हर चीज धीमी हो जाती है। तो इससे निपटने का तरीका क्या है? किताब में एक अमेरिकी फुटबॉल का उदाहरण दिया गया है। एक खिलाड़ी अपने क्वार्टरबैक को बचाने के लिए जानबूझकर धीरे धीरे पीछे हटता है। वो जमीन छोड़ता है, लेकिन मजबूती से। यही फिलॉसफी कंपनी को स्केल करते वक्त अपनानी है। अराजकता से बचने के लिए नए प्रोसेस और स्ट्रक्चर लाने पड़ेंगे, पर यह काम धीरे धीरे और सोच समझकर करना होगा। इसके लिए एक 6 चरणों का प्रोसेस दिया गया है। पहले ये पता लगाओ कि क्या संवाद करने की जरूरत है, फिर ये कि क्या निर्णय लेने की जरूरत है, फिर कम्युनिकेशन के सबसे जरूरी रास्तों को प्राथमिकता दो, और चौथे नंबर पर, ध्यान दीजिए, चौथे नंबर पर यह तय करो कि कौन सा ग्रुप कौन चलाएगा। अक्सर लोग सबसे पहले यही गलती करते हैं। वो मैनेजर पहले चुनते हैं और काम बाद में सोचते हैं। प्रोसेस उल्टा होना चाहिए। पहले काम डिजाइन करो, फिर उसके लिए सही इंसान चुनो। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं। बढ़ती कंपनियों में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, खासकर टॉप परफॉर्मिंग कर्मचारियों के बारे में। सवाल ये होता है कि क्या ये कर्मचारी स्केल कर पाएगा? मतलब, आज तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर जब कंपनी 10 गुना बड़ी हो जाएगी, तब क्या ये उतना ही अच्छा काम कर पाएगा? और इस किताब के लेखक कहते हैं कि ये सवाल पूछना ही गलत है। इसे कहते हैं स्केल एंटिसिपेशन फैलेसी। ये एक सोच की गलती है। इसमें हम लोगों को उनके आज के प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि एक अनुमानित, एक काल्पनिक भविष्य की जरूरत के खिलाफ आंक रहे होते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद ये भविष्य में काम न कर पाए। और ये सोच गलत क्यों है? क्योंकि बड़े पैमाने पर मैनेज करना, यानी मैनेजिंग एट स्केल, एक सीखा हुआ हुनर है, कोई प्राकृतिक प्रतिभा नहीं। कोई भी ये सीख कर पैदा नहीं होता। जब हम लोगों को पहले से ही आंक लेते हैं ना, तो हम उनके विकास को रोक देते हैं। हम उन्हें मौका ही नहीं देते। ये असली निर्णय की जगह पूर्वाग्रह को ले आता है। तो इस सब का सार क्या है? ये कि एक लीडर का काम भविष्यवाणी करना नहीं है। उसका काम है एक ऐसे जटिल मानवीय सिस्टम का मुख्य वास्तुकार बनना। एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जो आज वर्तमान में कामयाब हो सके। भविष्य की चिंता में आज को बर्बाद नहीं करना है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, Amazon के डोर डेस्क या फेसबुक के ब्रेक थिंग्स की तरह वो एक चौंकाने वाला नियम क्या हो सकता है जो किसी कंपनी या टीम के कल्चर को सच में परिभाषित करे? इस पर जरूर सोचिएगा। लीडरशिप ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। असल में ये मुश्किल चुनौतियों का एक ऐसा सिलसिला है जो किसी को भी परख सकता है। तो चलिए आज समझते हैं कि एक टॉप लीडर बनने की राह में क्या क्या झेलना पड़ता है।
कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 35 सेंट। सोचिए, एक कंपनी के शेयर की कीमत गिरकर सिर्फ 35 सेंट रह गई है। ये इतनी कम थी कि कंपनी के बैंक में जो कैश पड़ा था ना, ये उसकी आधी वैल्यू भी नहीं थी। अब उस सीईओ की हालत का अंदाजा लगाइए। तो ठीक है, यहां से बात शुरू करते हैं। यही वो बड़ा सवाल था जो सीईओ के सामने खड़ा था। जब किसी कंपनी का सब कुछ दांव पर लगा हो तो वो कौन सा रास्ता चुने? यही सवाल इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। अब उनके सामने 3 बहुत ही खराब ऑप्शंस थे। पहला, स्टॉक का रिवर्स स्प्लिट करना, मतलब कई शेयरों को मिलाकर एक बना देना, जो कि बाजार में कमजोरी का एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज से ही हट जाना और एक पेनी स्टॉक बन जाना जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। और तीसरा, खुद सड़कों पर निकलकर नए इन्वेस्टर्स को ढूंढना। हर रास्ता अपने आप में एक पहाड़ जैसा था। और यहीं कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कंपनी के बिजनेस पर नहीं बल्कि उसके लीडर्स के साहस पर दांव लगाया। उन्होंने देखा कि ये लोग मुश्किल वक्त में छिप नहीं रहे हैं, बल्कि बाहर निकलकर लड़ रहे हैं, और यही उनके लिए काफी था। तो चलिए अब पहली चुनौती पर आते हैं जो किसी भी लीडर को झेलनी पड़ती है। और ये लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है, ये है अपने अंदर की लड़ाई। सीईओ होने का जो जबरदस्त दिमागी दबाव होता है ना, ये उसके बारे में है। देखिए, टेक्निकल स्किल्स जैसे लोगों को हायर करना, फायर करना या फिर कंपनी के लिए प्रोसेस बनाना, ये सब तो सीखा जा सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है अपने ही दिमाग को संभालना, अपने मनोविज्ञान को मैनेज करना। ये वो लड़ाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये आंकड़ा देखिए, ये बड़ा हैरान करने वाला है। अगर सीईओज के परफॉर्मेंस को 100 में से नंबर दिए जाएं तो एवरेज स्कोर सिर्फ 22 होता है। अब जो लोग हमेशा से ए ग्रेड स्टूडेंट रहे हैं, उनके लिए मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें यह समझना होता है कि इस खेल में 22 नंबर लाना ही एवरेज है। इसके लिए एक एक्रोनिम भी है, VFO, यानी वेयर फक्ड इट्स ओवर, मतलब हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। ये उन पलों के लिए है जब लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। और मजे की बात यह है कि लगभग हर कंपनी इस दौर से गुजरती है। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है जिससे उभरा जा सकता है। तो अंदर की लड़ाई से निकलकर अब हम आते हैं बाहरी परीक्षा पर, यानी मुश्किल फैसले लेना। यहीं पर एक लीडर की असली पहचान होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। डर सबको लगता है, हीरो को भी और कायर को भी। असली लीडरशिप का मतलब डरना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। किसी भी इंसान को सिर्फ उसके एक्शन ही डिफाइन करते हैं। लेकिन सही फैसले पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये मैट्रिक्स इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, अगर कोई लीडर भीड़ के खिलाफ जाकर सही साबित होता है तो शायद ही कोई उसे याद रखेगा। लेकिन अगर वो गलत हुआ तो नौकरी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर वो भीड़ के साथ चलता है और गलत भी हो जाता है तो उस पर इल्जाम काम आता है। यही वो सामाजिक दबाव है जिसे पार करने के लिए हिम्मत चाहिए। इसका मतलब साफ है, हिम्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदाइशी मिलती है। ये एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। हर मुश्किल फैसला आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। आइए अब अगली चुनौती पर चलते हैं। यह है सही सिचुएशन के लिए सही लीडरशिप स्टाइल चुनना, क्योंकि हर सिचुएशन को एक ही तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। लीडरशिप के 2 मोड होते हैं। एक है शांतिकालीन सीईओ, जब कंपनी अच्छी हालत में है और बाजार में फैलने पर ध्यान दे रही है। और दूसरा है युद्धकालीन सीईओ, जब कंपनी का वजूद ही दांव पर लगा हो। युद्धकाल का सीईओ नियमों को तोड़ता है, जबकि शांतिकाल का सीईओ नियमों का पालन करके जीतता है। और दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक और फ्रेमवर्क है वंस और टूज का। वंस वो लीडर्स होते हैं जो विजन सेट करते हैं, मतलब क्या करना है ये बताते हैं। और टूज वो होते हैं जो उस विजन को हकीकत में बदलते हैं, मतलब कैसे करना है इस पर काम करते हैं। सीधी भाषा में वंस स्ट्रैटेजी बनाते हैं और टूज उसे लागू करते हैं। और यही तो सबसे जरूरी बात है। एक महान सीईओ को इन दोनों ही कामों में माहिर होना पड़ता है। अगर कोई वन है जो काम करवा नहीं सकता तो कंपनी में सिर्फ केओस फैलता है। और अगर कोई टू है जो स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता तो कंपनी वक्त के साथ बदल नहीं पाती और फेल हो जाती है। तो इन सब चुनौतियों से गुजरने के बाद एक लीडर आखिर बनता कैसे है? ये आखिरी हिस्सा इसी के बारे में है। लीडर पैदा नहीं होते, वे इस अग्नि परीक्षा में तपकर बनते हैं। असल में एक अच्छा सीईओ बनने के लिए अक्सर वो काम करने पड़ते हैं जो नेचुरल नहीं लगते, जैसे लगातार सीधा और कभी-कभी आलोचनात्मक फीडबैक देना,
किसी दोस्त को ये कहना नेचुरल नहीं लगता कि उसकी कहानी बकवास थी, लेकिन एक सीईओ के लिए ये जरूरी हो जाता है। इस अननेचुरल काम को करने की एक बड़ी पॉपुलर टेक्निक है द शिट सैंडविच। नाम थोड़ा अजीब है पर तरीका बड़ा कॉमन है। इसमें पहले तारीफ की जाती है, फिर बीच में असली मुद्दा रखा जाता है और फिर तारीफ के साथ बात खत्म की जाती है। नए मैनेजर्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अनुभवी लोग इसे तुरंत पकड़ लेते हैं। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। फीडबैक असली लगना चाहिए, इरादा मदद करने का होना चाहिए और ये कोई पर्सनल अटैक नहीं लगना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, फीडबैक एक तरफा नहीं होता, ये एक बातचीत होती है, एक डायलॉग होता है। तो हम अपनी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। इन सभी चुनौतियों, स्टाइल्स और स्किल्स के बाद आखिर वो एक कौन सी चीज है जो सभी महान लीडर्स में कॉमन होती है? उन सभी रातों के बाद जब नींद नहीं आती, जब हर तरफ से दबाव होता है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस सब के बाद महानता का आखिरी राज क्या है? और जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही सिंपल है। जब सफल सीईओ से पूछा गया तो उन्होंने अपनी कमाल की स्ट्रैटेजी या बिजनेस की समझ को क्रेडिट नहीं दिया। उन सब ने बस एक ही बात कही, मैंने हार नहीं मानी। आखिर में सबसे बड़ी क्वालिटी कोई टैलेंट या स्किल नहीं, बल्कि टिके रहने की और हार ना मानने की जिद है। बिजनेस में कामयाबी का कोई एक सीधा साधा फॉर्मूला होता है क्या? नहीं। और आज हम एक ऐसे ही नियम की बात करेंगे जो कहता है कि असल में कोई नियम है ही नहीं। चलिए समझते हैं कि बिजनेस का पहला नियम क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला नियम कोई नियम नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच यही है। और यही एक सोच है जो एक लीडर को मुश्किल और अजीब सिचुएशंस के लिए तैयार करती है। यह हमें बताती है कि बिजनेस में हर प्रॉब्लम का कोई रेडीमेड जवाब नहीं होता। तो आज हम लीडरशिप की कुछ ऐसी ही मुश्किल पहेलियों को समझने वाले हैं। वो सिचुएशंस जहां कोई आसान जवाब नहीं होता और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता। तो चलिए इस पहले नियम को समझने के लिए एक असली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है 1.6 अरब डॉलर की एक डील की, जो बस टूटने ही वाली थी। तो कहानी है एक कंपनी की, नाम था ऑप्सवेयर। इसे बेचने की तैयारी चल रही थी और मामला काफी गर्म था। एक जबरदस्त बिडिंग वॉर के बाद एचपी ने $14.25 प्रति शेयर का ऑफर दिया और उम्मीद थी कि ये कीमत और ऊपर जाएगी। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था, या कम से कम लग तो ऐसा ही रहा था। और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक छोटा सा मामूली सा लगने वाला क्लॉज, जिसे सीए क्लॉज कहते हैं, वो सामने आ गया। ये क्लॉज बेसिकली कस्टमर्स को बचाने के लिए था, ताकि कोई कंपनी प्रोडक्ट का नाम बदलकर धोखे से फ्री अपग्रेड के पैसे न वसूल ले। पर यही छोटा सा क्लॉज पूरी डील को डुबाने वाला था। और यहीं पर सारा मामला उलझ गया। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक ही क्लॉज के दो अलग अलग मतलब निकाले गए। और हैरानी की बात यह थी कि ऑप्सवेयर के अपने ही ऑडिटर अर्नस्ट एंड यंग, जो पहले एक मतलब से सहमत थे, अचानक अपनी ही बात से पलट गए। उन्होंने रेवेन्यू रीस्टेटमेंट की मांग कर दी और पूरी की पूरी डील दांव पर लग गई। अब उनके पास थे सिर्फ 48 घंटे। या तो वो 3 बड़े बैंकों से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव करवाएं, या फिर रेवेन्यू रीस्टेट करके डील को खत्म होते हुए देखें। टीम ने लिटरली रात दिन एक कर दिया। हर किसी को फोन लगाया, हर मुमकिन कोशिश की और किसी चमत्कार की तरह सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही तीनों बैंकों को मना लिया। लेकिन इस पूरी भागदौड़ का असर तो होना ही था। एक खरीदार बीएमसी डर कर पीछे हट गया और एचपी ने भी अपना ऑफर कम कर दिया। उस धोखे और नुकसान का दर्द इस एक लाइन में साफ झलकता है, मुझे आज भी अर्नस्ट एंड यंग से नफरत है। बोर्ड ने कहा, चलो जो कम ऑफर मिल रहा है उसे ही मान लो, लेकिन सीईओ ने साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करने से कंपनी की गोल्ड स्टैंडर्ड वाली इमेज खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला और वो जीत गए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हालात बदल जाएं तो पुरानी उम्मीदों को छोड़कर नई हकीकत के हिसाब से सोचना और फैसले लेने पड़ते हैं। चलिए अब एक दूसरे पैराडॉक्स पर आते हैं। ये है अकाउंटेबिलिटी का पैराडॉक्स। मतलब अपनी टीम से अच्छे रिजल्ट्स भी चाहिए, पर उनकी क्रिएटिविटी को भी नहीं मारना। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा? एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपकी टीम का एक इंजीनियर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट को 6 महीने लेट कर देता है। अब क्या करना चाहिए? उसकी दूर की सोच के लिए उसे शाबाशी दें या डेडलाइन मिस करने के लिए सजा? ये बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, अगर सजा दी तो आगे से कोई भी कर्मचारी रिस्क लेने से डरेगा, और अगर इसे अनदेखा कर दिया
तो जो लोग मेहनत करके समय पर काम करते हैं उन्हें लगेगा कि उनकी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है, वो खुद को बेवकूफ़ समझेंगे। तो फिर करें क्या? इस मुश्किल को सुलझाने का एक तरीका है, किसी भी नतीजे को 3 पैमानों पर तौलना चाहिए। पहला, कर्मचारी का अनुभव कितना है। एक सीनियर से जो उम्मीद की जाती है वो एक जूनियर से नहीं कर सकते। दूसरा, काम कितना मुश्किल था। और तीसरा, क्या जो रिस्क लिया गया वो सोच समझ कर लिया गया था या बस एक लापरवाही थी। अब एक और बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है टीमों के बीच के झगड़े को सुलझाने की, और इसका नाम है द फ्रीकी फ्राइडे फिक्स। तो हुआ ये कि एक कंपनी में कस्टमर सपोर्ट और सेल्स इंजीनियरिंग टीमों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा था। सीईओ ने फ्रीकी फ्राइडे फिल्म से इंस्पायर होकर एक बड़ा ही मजेदार और थोड़ा अजीब सा आइडिया निकाला। उन्होंने दोनों टीमों के हेड्स को ऑर्डर दिया कि वो परमानेंटली अपनी नौकरी एक दूसरे से बदल लें, और नतीजा, सिर्फ एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे की मुश्किलें समझी और मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया कि झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलिए अब एक और मुश्किल सवाल पर आते हैं। वो सिचुएशन जब कोई बहुत अच्छा भी हो पर कंपनी के लिए काफी ना हो। ये ग्रोथ और लॉयल्टी के बीच की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत होता है। जो मैनेजर 100 लोगों की कंपनी के लिए एक स्टार था, हो सकता है कि जब कंपनी 400 लोगों की हो जाए तो वो उतना कारगर न रहे। अब लीडर के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। उस इंसान के प्रति वफादारी निभाएं जिसने कंपनी बनाने में मदद की, या पूरी कंपनी के भविष्य के बारे में सोचें। तो इसका सही जवाब क्या है? जवाब ये है कि सबसे बड़ी वफादारी उस एक एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं, बल्कि उन सैकड़ों कर्मचारियों के लिए है जो उसके अंडर काम करते हैं। एक लीडर की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें एक वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट टीम दे। और अब आते हैं सबसे बड़े फैसले पर, वो आखिरी सवाल जो हर फाउंडर के मन में आता है, क्या कंपनी बेच देनी चाहिए? ये लॉजिक और इमोशन के बीच का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अगर सिर्फ लॉजिक से देखें तो इसका जवाब सिर्फ 2 सवालों में छिपा है। पहला, क्या आपकी कंपनी एक बहुत बड़े मार्केट में है जहां अभी ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है? और दूसरा, क्या आपकी कंपनी में उस मार्केट का नंबर 1 प्लेयर बनने का दम है? अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो कंपनी बेचने के बारे में सोचना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। और यह फैसला कितना बड़ा हो सकता है, इसके लिए गूगल और पॉइंटकास्ट के उदाहरण देखिए। गूगल ने बिकने से मना कर दिया और आज खुद को खरीदने वालों से भी कई गुना बड़ा है। वहीं पॉइंटकास्ट ने भी बेचने से मना किया, लेकिन उनका मार्केट ही खत्म हो गया और उन्हें कौड़ियों के दाम पर बिकना पड़ा। तो आखिर में बात इसी पर आके रुकती है कि एक नॉर्मल और एक जादुई कंपनी में फर्क अक्सर इसी बात का होता है कि क्या लोगों को क्रिएटिव रिस्क लेने की आज़ादी दी जाती है या उन्हें बहुत कसकर जवाबदेह ठहराया जाता है। लीडरशिप का असली मतलब ही इन विरोधाभासों के बीच सही रास्ता खोजने की कला है। अब सवाल यह है कि कोई भी लीडर अपनी टीम को किस रास्ते पर ले जाना चाहेगा। सोचिए जरा, आपने अपनी पूरी जान लगाकर एक कंपनी बनाई और आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर भरी मीटिंग में सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक ऐसे दर्दनाक पल की कहानी जिसने ना सिर्फ एक फाउंडर को बदला बल्कि सिलिकॉन वैली में वेंचर कैपिटल का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ये कहानी है एंड्रेसन होरोविट्ज के जन्म की। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो किसी भी फाउंडर के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। कल्पना कीजिए, आप अपनी कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, और आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर सबके सामने ये सवाल पूछता है। ये शब्द खुद बेन होरोविट्ज के हैं, और ये कोई मामूली प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म नहीं था। ये एक पर्सनल अटैक था जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पर इस एक पल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने एक बिल्कुल नई सोच को जन्म दिया। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस एक सवाल का असर हुआ क्या। देखिए, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, ये एक कैटलिस्ट था। इसी एक लम्हे ने होरोविट्ज को मजबूर कर दिया कि वो न सिर्फ अपने रोल के बारे में सोचें, बल्कि इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के पूरे रिश्ते पर ही सवाल खड़ा कर दें। और यहीं से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया का जन्म हुआ। और सच कहें तो होरोविट्ज को भी मानना पड़ा कि वो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं सही था। वो एक फाउंडिंग सीईओ थे, प्रोफेशनल सीईओ नहीं। मतलब जैसा यहां दिख रहा है, उनके पास विजन था, जबरदस्त टेक्निकल नॉलेज थी, आइडियाज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो जो एक प्रोफेशनल सीईओ वाला मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और बड़ा नेटवर्क होता है ना, वो मिसिंग था। और सारी प्रॉब्लम की जड़ यही फासला था। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। खुद को रिप्लेस होने देने के बजाय होरोविट्ज और उनके पार्टनर, जो कि लेजेंडरी मार्क एंड्रीसन थे, ने फैसला किया
कि वो खेल को ही बदल देंगे। उन्होंने अपने उस पर्सनल दर्द को एक पावरफुल थीसिस में बदल दिया कि फाउंडर्स प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडर्स ही सॉल्यूशन है। और यही एंड्रेसन होरोविट्स का मूल मंत्र बन गया। उनका मानना था कि टेक कंपनीज को चलाने के लिए सबसे सही लोग वो मैनेजर्स नहीं बल्कि खुद वो इनोवेटर्स हैं, वो टेक्निकल फाउंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है। और इसी सोच के साथ उन्होंने वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स, एक बड़े विरोधाभास को पकड़ा। देखिए, ज्यादातर वीसी फर्म्स क्या करती थीं? वो फाउंडर को एक प्रॉब्लम की तरह देखती थी, जिसे बस मौका मिलते ही रिप्लेस करना है। A16Z ने फैसला किया कि वो इसका ठीक उल्टा करेंगे। वो एक ऐसी फर्म बनाएंगे जो फाउंडर्स को निकालने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए डिजाइन की गई हो। तो इसी सोच से जन्म हुआ वेंचर कैपिटल के एक बिल्कुल नए प्लेबुक का, कुछ ऐसा जो सिलिकॉन वैली ने पहले कभी नहीं देखा था। और मजे की बात यह है कि इसका आइडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया से नहीं, बल्कि एक कहीं ज्यादा ग्लैमरस जगह से आया। ये वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने खुद के बुरे एक्सपीरियंस को याद करते हुए हॉरोविट्स और एंड्रीसन ने ये नहीं पूछा कि अच्छी कंपनियां कैसे ढूंढे। उन्होंने पूछा, हम एक फाउंडर सीईओ को कामयाब होने में सिस्टमैटिकली कैसे मदद कर सकते हैं। और जवाब सिर्फ पैसा फेंकना नहीं था, जवाब था उनके इर्द गिर्द एक पूरी सपोर्ट मशीन खड़ी करना। और इस सवाल का जवाब उन्हें मिला एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जगह, हॉलीवुड में। उन्होंने प्रेरणा ली लेजेंडरी टैलेंट एजेंसी CAA यानी क्रिएटिव आर्टिस्ट्स एजेंसी से। CAA ने फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। पता है कैसे? क्योंकि वो एक्टर्स को सिर्फ एक कमोडिटी नहीं समझते थे, वो उन्हें क्लाइंट्स की तरह देखते थे जिन्हें एक पूरे सर्विस नेटवर्क की जरूरत है। और यहीं पर उनके मॉडल का जीनियस छिपा है, जो सीधे सीधे CAA से इंस्पायर्ड था। देखिए, जो ट्रेडिशनल VC मॉडल था उसमें हर पार्टनर अपने अपने नेटवर्क के साथ एक लोन वुल्फ की तरह काम करता था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाया। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। A16Z के साथ जुड़ने वाले हर फाउंडर को सिर्फ एक पार्टनर का नहीं, बल्कि पूरी फर्म की कलेक्टिव पावर का एक्सेस मिलेगा। और ये नेटवर्क सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं थी। उन्होंने इसे बाकायदा 5 पिलर्स में स्ट्रक्चर किया, और हर एक पिलर उस खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था जो हॉरोविट्स जैसे फाउंडर CEO फेस करते हैं, जैसे कि बड़े कस्टमर्स लाना, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को हायर करना, बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट को अट्रैक्ट करना, प्रेस को मैनेज करना और आगे के लिए फंडिंग सिक्योर करना। मतलब एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम। लेकिन इतना शानदार मॉडल बनाने का भी क्या फायदा अगर किसी को उसके बारे में पता ही ना हो? और यही उनके सामने आया अगला बड़ा चैलेंज, सिलिकॉन वैली के उस एक्सक्लूसिव और सीक्रेटिव VC क्लब में एंट्री कैसे ली जाए। एक ऐसी दुनिया जहां बस कुछ गिनी चुनी बड़ी फर्मों का ही राज चलता था। उस समय VC वर्ल्ड की यही कड़वी सच्चाई थी। जैसा कि इस चार्ट में भी दिख रहा है, इंडस्ट्री का लगभग सारा का सारा रिटर्न सिर्फ मुट्ठी भर टॉप की 6 फर्म्स के पास था। बाकी 800 से ज्यादा फर्म्स के हाथ कुछ नहीं लगता था। ऐसे में किसी नए प्लेयर के लिए टिक पाना लगभग नामुमकिन था। तो उनका सोल्यूशन क्या था? जो सब कर रहे थे उसका ठीक उल्टा करना। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो परछाइयों में काम करना पसंद करती थी, जहां चुप रहना एक खूबी मानी जाती थी, उन्होंने फैसला किया कि वो शोर मचाएंगे, बहुत सारा शोर। उन्होंने एक जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया ताकि हर एक फाउंडर तक ये बात पहुंच जाए कि अब बिजनेस करने का एक नया तरीका आ गया है। अब यहां एक मजेदार लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी थी। उनकी फर्म का नाम एंड्रीसन होरोविट्स, बोलना और टाइप करना दोनों ही बहुत मुश्किल था। तो इसका सल्यूशन कहां से आया? पुराने जमाने की प्रोग्रामिंग की दुनिया से। तब प्रोग्रामर्स इंटरनेशनलाइजेशन जैसे लंबे शब्द को शॉर्ट में I18N लिख देते थे, यानी I बीच के 18 लेटर्स और फिर N। बस इसी लॉजिक को लगाकर जन्म हुआ आइकॉनिक नाम A16Z का। A बीच के 16 लेटर्स और फिर Z। इसने सिर्फ एक प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं की, बल्कि एक सिंबल बन गया। ये एक ऐलान था कि ये टेक के लोगों द्वारा टेक के लोगों के लिए बनाई गई एक VC फर्म है। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर ले आता है। देखिए, बिजनेस मॉडल तो एक तरफ है, पर A16Z की नींव एक पर्सनल फिलॉसफी पर रखी गई थी। एक ऐसी फिलॉसफी जो हर एंटरप्रेन्योर के यूनिवर्सल स्ट्रगल से जुड़ती है। ये हॉरोविट्स की सबसे जरूरी लर्निंग्स में से एक है। वो कहते हैं कि जब वो CEO थे तो उन्हें हमेशा एक फौलादी कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता था। ये उनकी मजबूरी थी। लेकिन जब वो एक VC और मेंटोर बने
तो उन्हें अपनी कमजोरियां दिखाने की आज़ादी मिली, अपनी फेलियर्स और स्ट्रगल्स को शेयर करने की आज़ादी। और असल में इन्हीं कहानियों में दूसरे फाउंडर्स के लिए सबसे कीमती सबक छुपे थे। हॉरोविट्स के लिए सारी बातें आकर एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सच्चाई पर टिक जाती हैं। लाइफ इज स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है और यही एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा सबक है। ये मुश्किलों से बचने के बारे में नहीं है, ये इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि रास्ता मुश्किल ही होगा। कामयाबी की चाबी स्ट्रगल का न होना नहीं, बल्कि उसे गले लगाने की हिम्मत में है। और हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है, इस एक आखिरी मैसेज के साथ। ये हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक कॉल टू एक्शन है। जो चीज़ आपको बाकियों से अलग बनाती है, उसे अपनाइए। आपकी सबसे बड़ी ताकत वहीं छिपी है। जिस चीज़ को दुनिया आपकी कमजोरी समझे, जैसे एक नकली सीईओ होना, हो सकता है वही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाए। क्योंकि जैसा होरोविट्स ने साबित किया, कामयाबी की चाबियां किसी किताब में नहीं मिलती, वो आपकी अपनी कहानी में, आपके अपने स्ट्रगल में ही छिपी होती हैं।